के विज्ञान से। स्रोत सामग्री की पहली पंक्ति हमें बताती है तालव्य व्यंजन है, और इसके आगे दिया गया है च, छ, ज। अम, अगर हम ध्वनियों के विज्ञान की बात करें तो हमारे मुंह का हर हिस्सा एक खास आवाज बनाता है। इन ध्वनियों को बोलते समय जीभ ऊपर तालु को छूती है, इसीलिए इन्हें तालव्य कहा जाता है। हाँ, ये उस शरीर विज्ञान का बहुत तार्किक हिस्सा है। शरीर का हर हिस्सा उच्चारण में अपनी एक निर्धारित भूमिका निभाता है। सही कहा। स्रोत सामग्री का अगला बिंदु हमें मात्राओं की सूक्ष्मता की ओर ले जाता है। पंक्ति है, इस शब्द में ए स्वर नहीं है, और इसके आगे जो शब्द है वो है स्नेह। जब स्नेह शब्द बोला जाता है तो उसमें ए की मात्रा का उपयोग होता है, जो इसे ए की खिंची हुई ध्वनि से बिल्कुल अलग कर देता है। मात्राओं का ये सटीक ज्ञान ही किसी भी भाषा को एकदम स्पष्ट बनाता है। मतलब ये बारीकी भाषा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। इसके बाद जो विवरण दिया गया है वो भाषा को पुर्जों में खोलने जैसा है। अगली पंक्ति है, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है, और इसका विच्छेद कुछ इस प्रकार है, प, य, आ, स, अ। इसे हम किसी जटिल मशीन के पुर्जों को अलग अलग करके देखने की उपमा दे सकते हैं। मतलब जिस तरह मशीन का हर एक छोटा पुर्जा अहम होता है, ठीक उसी तरह हर एक स्वतंत्र ध्वनि मिलकर एक संपूर्ण शब्द बनाती है। मशीन के पुर्जों वाली ये उपमा विषय को एकदम पारदर्शी बना देती है। शब्दों की आंतरिक बनावट को इस तरह अलग करके देखना सच में बहुत मददगार है। खैर, ध्वनियों के इस सफर में अगला तथ्य है अयोगवाह है, और इसका उत्तर है विसर्ग। यह वर्णमाला की ध्वनि व्यवस्था का एक विशेष और स्वतंत्र हिस्सा है, जो स्वरों और व्यंजनों के बीच अपना स्थान रखता है। इसके ठीक बाद एक और जटिल ध्वनि की संरचना आती है। पंक्ति है, संयुक्त व्यंजन क्ष की ध्वनियां हैं, और इसे इस तरह तोड़ा गया है, क, अ, श। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे दो अलग अलग व्यंजन ध्वनियां आपस में जुड़कर एक नई ध्वनि का रूप ले लेती हैं। हाँ, ये तथ्य भाषा के रचनात्मकता को दर्शाता है। क्ष जैसी ध्वनि का अपने भीतर एक पूरी संरचना समेटे होना भाषा की गहराई का बहुत प्रमाण है। हाँ, ध्वनियों के उच्चारण स्थानों के विषय में अगली पंक्ति है, दंत्य वर्ण है, और इसका उत्तर है त। इसके उच्चारण में दांतों का सीधा उपयोग होता है। इसके बाद शब्दकोश के नियमों पर आधारित एक बिंदु आता है। पंक्ति है, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है, और वो शब्द है वक्त। ये हिंदी शब्दकोश के कड़े नियमों और वर्णक्रम व्यवस्था पर आधारित एक सटीक परिणाम है। शब्दकोश की ये क्रमबद्ध व्यवस्था भाषा को एक बहुत ही अच्छा अनुशासन प्रदान करती है। एकदम सही। उच्चारण स्थानों की कड़ी में अगला विवरण है, ब का उच्चारण स्थान है, और उत्तर दिया गया है दंतोष्ठ है। इस ध्वनि को उत्पन्न करने में दांत और होंठ दोनों की अहम भूमिका होती है। इसी क्रम में आगे लिखा है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, और इसका उत्तर है तालु। और इस भाग का अंतिम ध्वनि संबंधी बिंदु है, ङ का उच्चारण स्थान होता है, जिसका स्पष्ट उत्तर है नासिक के। मतलब इसके उच्चारण में ध्वनि का मुख्य प्रवाह नाक से बाहर आता है। होंठ, दांत, तालु और नाक का ये आपसी समन्वय सच में एक अत्यंत गणितीय प्रणाली है। ये बहुत ही अद्भुत है। असल में अब हम ध्वनियों की बुनियादी संरचना से आगे बढ़कर शब्दों और स्वनिमों के व्यापक दायरे की तरफ चलते हैं। स्रोत में अगला बिंदु दर्ज है, शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वे हैं, और इसका उत्तर है सक्रिय शब्द भंडार। इसे हम एक प्रकार की सक्रिय टूल किट की उपमा दे सकते हैं, जिसका उपयोग हम अपने रोजमर्रा के जीवन में संवाद स्थापित करने के लिए निरंतर करते हैं। सक्रिय टूलकिट का यह विचार बहुत ही व्यवहारिक है। जो शब्द हमारी इस टूलकिट का हिस्सा होते हैं वे ही हमारे संवाद के सबसे सशक्त माध्यम बनते हैं। बिल्कुल। व्यंजनों के वर्गीकरण को लेकर अगला तथ्य सामने आता है। पंक्ति है, स्पर्श व्यंजन के उदाहरण हैं, और यहां दिए गए वर्ण हैं त, थ, द, ध। इन वर्णों को बोलते समय मुख के भीतर वायु का सीधा स्पर्श होता है। इसके बाद अगला बिंदु है, य, र, ल, व व्यंजन है, और इन्हें नाम दिया गया है अंतस्थ। स्पर्श और अंतस्थ का ये वर्गीकरण भाषा की ध्वन्यात्मक विविधता को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। हाँ, और मानसिक कौशल को लेकर एक बहुत ही तकनीकी बिंदु यहां दिया गया है। पंक्ति है, स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है, और इसका विस्तृत उत्तर है, बोले गए शब्दों में स्वनिमों को पहचानकर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से। ये एक ऐसा कौशल है जो ध्वनियों के साथ खेलने की क्षमता प्रदान करता है। स्वनिमिक जागरूकता की यह अवधारणा भाषा को केवल रटने के बजाय
उसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करने की हमारी मानसिक क्षमता को दिखाती है। सही कहा। भाषा के मूल उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए अगला बिंदु कहता है, शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब, और इसका सीधा उत्तर है, उनके निश्चित अर्थ हो। बिना किसी अर्थ के ध्वनियों का कोई समूह केवल शोर रह जाता है। इसी के साथ एक और वर्ण संबंधी तथ्य है, दंते वर्ण युक्त हुए हैं और वे वर्ण हैं न, ल, स। अर्थ का होना ही किसी भी भाषा की मूल आत्मा है। अर्थ के बिना भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता। अक्षरों के निर्माण की प्रक्रिया को समझाते हुए स्रोत में अगला बिंदु है, जब विभिन्न स्वनिमिक व्यंजन या स्वर ध्वनियों को किसी एक अर्थपूर्ण शब्द का भाग बनाने के लिए किसी विशिष्ट अर्थ के साथ जोड़ा है, तब यह कहलाता है और इसे कहते हैं अक्षर। इसके बाद भाषा की इकाई को लेकर एक तथ्य है, जब किसी स्वनिमिक की ध्वनि शब्द की वर्धनी के आधार पर बदलती है तो उसे कहते हैं, और वो है भाषा की अर्थपूर्ण लघुतम इकाई। अक्षरों का यह सार्थक जुड़ाव और वर्तनी के आधार पर ध्वनियों का यह बदलाव भाषा के लचीलेपन को सामने लाता है। श्वास और वायु के प्रवाह पर आधारित अगला वर्गीकरण है। पंक्ति है, अल्प प्राण ध्वनि है, और उत्तर दिया गया है ग। अल्प का अर्थ है कम और प्राण का अर्थ है वायु। इस ध्वनि के उच्चारण में मुख से बहुत कम हवा बाहर निकलती है। इसके बाद नासिक्य ध्वनियों का एक और उदाहरण है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन अणा का स्थान है और वो स्थान है नासिक्य। अल्प प्राण जैसी ध्वनियों का वायु प्रवाह के आधार पर वर्गीकरण ये साबित करता है कि ये व्यवस्था कितनी गहराई से सोची समझी गई है। बिल्कुल। अब हम पढ़ने की प्रक्रिया और हिंदी वर्णमाला की तकनीकी गणनाओं की ओर अपना ध्यान ले जाते हैं। स्रोत सामग्री की अगली पंक्ति है, इसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते, और इसका उत्तर है 12 खड़ी से परिचय। 12 खड़ी के संपूर्ण ज्ञान के बिना ध्वनियों और मात्राओं का कोई भी पठन अधूरा ही रहता है। पठन प्रक्रिया का ये सबसे बुनियादी नियम है। 12 खड़ी ही वो नींव है जिस पर भाषा के पढ़ने की पूरी इमारत खड़ी होती है। यह स्रोत में एक अचानक आया विषय परिवर्तन देखने को मिलता है। पंक्ति है, भारतीय संविधान में हिंदी को स्थान दिया गया है, और इसका उत्तर है कार्यालयीन भाषा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथ्य है। भाषा केवल साहित्य का नहीं बल्कि प्रशासन का भी एक मुख्य आधार होती है। हाँ, वापस वर्णमाला के नियमों की ओर लौटते हुए अगला बिंदु है, संयुक्त व्यंजन इस वर्ण में है, और वो वर्ण है त्र। इसी संयुक्त संरचना को स्पष्ट करते हुए अगली पंक्ति है क, री, और इसका परिणाम है क्र। इसके बाद स्वरों की प्रकृति को लेकर एक बिंदु है, अर्धस्वर है, और इसका उत्तर है य। संयुक्त व्यंजन और अर्धस्वर जैसी ये श्रेणियां वर्णमाला को बहुत ही विविधतापूर्ण बनाती हैं। ध्वनियों के उत्पत्ति स्थानों को लेकर आगे कुछ और तथ्य दिए गए हैं। पंक्ति है, हिंदी की कंठ ध्वनियां हैं और वे हैं क, ख, ग, घ। इन ध्वनियों का सीधा संबंध गले या कंठ से होता है। इसके बाद है अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है, और यहाँ 2 उदाहरण दिए गए हैं, ज, न। फिर उच्चारण के आंतरिक प्रयासों को लेकर एक गहरी बात कही गई है। पंक्ति है, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से भेद हैं, और यहाँ उत्तर आता है 5। आभ्यंतर प्रयत्न के ये 5 भेद इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ध्वनियों को उत्पन्न करने में हमारे मुख तंत्र को कितना सूक्ष्म प्रयास करना पड़ता है। बिल्कुल सही। 12 खड़ी की एक बहुत ही तकनीकी परिभाषा अगली पंक्ति में दी गई है। पंक्ति है, री की मात्रा को छोड़कर और अम और आहा को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को कहते हैं, और इसे कहा जाता है 12 खड़ी। उच्चारण स्थानों की सूची में आगे लिखा है, अ, आ का उच्चारण स्थल है, और वो स्थान है कंठ। इसके बाद स्वरों की मूल परिभाषा सामने आती है। पंक्ति है, हिंदी भाषा में वो ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं, और वे कहलाती हैं स्वर। स्वरों की यही स्वतंत्रता ही उन्हें अन्य वर्णों से अलग करती है। 12 खड़ी की यह तकनीकी परिभाषा भी बहुत ही सटीक है। वर्णमाला में कुल वर्णों और व्यंजनों की गणना को लेकर अब कुछ बहुत ही स्पष्ट आंकड़े दिए गए हैं। पंक्ति है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण होते हैं, और ये संख्या है 45। इसके बाद समय के आधार पर स्वरों का एक और वर्गीकरण है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं, और उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। ध्वनियों के मेल का एक और उदाहरण है अ, ई, और इसका परिणाम है ए। फिर व्यंजनों की कुल संख्या का आंकड़ा आता है।
व्यंजन वर्णों की कुल संख्या है और ये संख्या है 33। उच्चारण के आधार पर 45 वर्णों और 33 व्यंजनों की ये स्थिर संख्या भाषा को एक बहुत ही ठोस आधार प्रदान करती है। हाँ, वर्तनी के नियमों पर आधारित अगला बिंदु है, यदि र की ध्वनि संयोग से पहले आए तो उसका रूप होगा, और वो रूप होता है क्रम। इसके बाद एक भाषाई घटना का वर्णन है, शब्दों के अक्षरों का हेरफेर कहलाता है, जिसे नाम दिया गया है वर्ण विपर्य। पठन प्रक्रिया की समझ को लेकर अगला तथ्य है, पठन में वर्ण संकेत वे संकेत हैं, और इसका उत्तर है जो अर्थ बनाने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। पठन के दौरान वर्ण संकेतों का ये उपयोग अर्थ को स्पष्ट करने में बड़ी भूमिका निभाता है, और वर्ण विपर्य भाषा के स्वाभाविक प्रवाह का हिस्सा है। प्राणत्व यानी वायु प्रवाह के आधार पर वर्गीकरण को और स्पष्ट करते हुए पंक्ति है, हिंदी वर्णमाला में वर्गों के प्रथम, तृतीय व पंचम व्यंजन ध्वनियों को प्राणत्व के आधार पर कहते हैं और इन्हें कहते हैं अल्प प्राण। इसके बाद प्रयत्नों के आधार पर अगला बिंदु है, प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों के भेद हैं और इनकी संख्या है 2। वर्गों की पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनियों का ये अल्प प्राण वर्गीकरण एक बहुत ही गणितीय पैटर्न को दर्शाता है। असल में अब हम वर्णमाला के तकनीकी नियमों को समाप्त करते हुए भाषा के व्यापक दायरे और उसके संवैधानिक दर्जे की ओर प्रस्थान करते हैं। स्रोत में अगली पंक्ति है, ढ़, ढ व्यंजन है और इन्हें कहा गया है उच्चिष्ट। भाषा को व्यवस्थित करने के विचार पर अगला बिंदु है, सभी वर्ण व्याकरण सम्मत ढंग से और निश्चित क्रम में लिखना है, जिसे कहते हैं वर्णमाला। संयुक्त व्यंजनों का एक और उदाहरण है, ज्ञा में मिलता है और इसका विच्छेद है ज, ञ। वर्णमाला का ये व्याकरण सम्मत और निश्चित क्रम ही उस भाषा को उसका अनुशासित स्वरूप प्रदान करता है। ध्वनियों की एक विशेष श्रेणी का उल्लेख करते हुए पंक्ति है, ऊष्म व्यंजन है और वे हैं श, श, स, ह। इन ध्वनियों के उच्चारण के दौरान मुंह में घर्षण के कारण एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके बाद एक शब्द का विस्तृत वर्ण विच्छेद दिया गया है। पंक्ति है, चिन्हार का वर्ण विच्छेद है और वो है च, ई, त, र, अ, ह, आ, र, अ। ऊष्म व्यंजनों का बोलते समय ये घर्षण महसूस करना बहुत ही स्वाभाविक अनुभव है। वर्तनी का एक कड़ा नियम अगली पंक्ति में स्पष्ट किया गया है, ढाव और ढ ध्वनियां नहीं आती हैं, और इसका उत्तर है शब्द के पहले। ये ध्वनियां हमेशा शब्द के बीच या अंत में ही अपना स्थान ग्रहण करती हैं। इसके बाद उच्चारण स्थान का दोहराव है। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, जो कि है तालु। और फिर भाषा की इकाई पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई है, जिसे कहा जाता है स्वनिम। ड़ और ढ का शब्द के पहले ना आना हिंदी वर्तनी का एक अटल नियम है, और स्वनिम को सबसे छोटी सार्थक इकाई मानना पूरी तरह से तार्किक है। अब हमारा ध्यान पूरी तरह से भारतीय संविधान और उसमें हिंदी के स्थान की ओर केंद्रित होता है। स्रोत की अगली पंक्ति है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को दर्जा दिया गया है और वो दर्जा है राजभाषा। अगला बिंदु इसी तथ्य को एक और रूप में प्रस्तुत करता है, हिंदी भारत की है और उत्तर है राजभाषा। एक और बार स्थिति को दोहराया गया है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का स्थान है, जो है राजभाषा। ऑफिशियल संविधान में राजभाषा का ये दर्जा बार बार इस बात की पुष्टि करता है कि हिंदी का महत्व प्रशासनिक स्तर पर कितना अधिक है। अंग्रेजी भाषा के संवैधानिक स्थान को स्पष्ट करते हुए अगली पंक्ति है, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का स्थान है और उसे दर्जा मिला है सह राज्य भाषा। भारत की भाषाई विविधता को रेखांकित करते हुए अगला तथ्य है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं दर्ज है और इनकी कुल संख्या है 22 भाषाएं। इसी अनुसूची का एक उदाहरण देते हुए पंक्ति है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और उस भाषा का नाम है बोडो। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का ये समावेश भारत की विशाल भाषाई विविधता का एक अत्यंत गौरवशाली प्रमाण है। भाषा के विकास और मानकीकरण की प्रक्रिया को समझाते हुए एक विस्तृत बिंदु यहाँ दर्ज है। पंक्ति है, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए जिन चरणों से गुजरती है, और वो चरण हैं व्यवस्थीकरण, इतिहासीकरण, उद्देश्य का निर्धारण। मानकीकरण के इन 3 चरणों से गुजरना इस बात को सुनिश्चित करता है कि बोली अब एक व्यवस्थित भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है। भाषा की एक अत्यंत दार्शनिक परिभाषा अगली पंक्ति में दी गई है। पंक्ति है, ये अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है, ये सामाजिक है
और अभिव्यक्त करने, खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने के संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है, और ये परिभाषा है भाषा की। इसके बाद प्रथम भाषा सीखने की प्रक्रिया पर एक बिंदु है। प्रथम भाषा अर्जन के लिए सही है, और उत्तर है यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। भाषा का केवल मानव के पास होना और उसका ये प्राकृतिक अर्जन हमारे विकास के सबसे अहम हिस्सों में से एक है। विचार और भाषा के गहरे संबंध को लेकर एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है। भाषा और विचार, और उत्तर दिया गया है, एक दूसरे को पोषित करते हैं। दोनों का एक दूसरे के बिना स्वतंत्र अस्तित्व संबंध नहीं है। प्रशासनिक ढांचे में अंग्रेजी की भूमिका पर एक और बिंदु है। भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का स्थान है, जिसे कहा गया है सहकार्यालयीन भाषा। भाषा की व्यवस्था पर एक और तथ्य है, प्रत्येक भाषा की अद्वितीय ध्वनि संरचना तथा शब्दावली होती है। भाषा की ये विशेषता प्रदर्शित करती है कि, और इसका निष्कर्ष है, भाषा एक व्यवस्था है। विचार और भाषा का एक दूसरे को पोषित करना एक अत्यंत गूढ़ विचार है। ये बिल्कुल सच है कि विचारों के बिना भाषा नहीं और भाषा के बिना विचार नहीं। अब हम इस चर्चा के अंतिम और सबसे व्यापक भाग की ओर बढ़ते हैं। स्रोत में अगली पंक्ति है, हिंदी भाषा की बोलियां हैं, और ये संख्या है 18। अगला बिंदु भी इसी तथ्य को पुष्ट करता है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है, और फिर से उत्तर है 18। इन बोलियों में से प्रमुख का उल्लेख करते हुए पंक्ति है, हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं, और वे हैं ब्रजभाषा और अवधी। ब्रज और अवधी का विशाल साहित्य इस 18 बोलियों के परिवार को बहुत ही समृद्ध बना देता है। भाषा और बोली के अंतर को स्पष्ट करते हुए आगे 2 बिंदु दिए गए हैं। पंक्ति है, भाषा से अभिप्राय है, जिसका उत्तर है व्यवस्थाओं की व्यवस्था। और इसके ठीक बाद की पंक्ति है, बोली से तात्पर्य है, जिसका अर्थ है किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूहों की वाचिक विशेषता। हिंदी की जड़ों की ओर जाते हुए अगला तथ्य है हिंदी भाषा की आदि जननी, और वो है संस्कृत। एक क्षेत्रीय बोली का वर्गीकरण करते हुए पंक्ति है, छत्तीसगढ़ी का संबंध है, जिसका उत्तर है पूर्वी हिंदी। संस्कृत को आदि जननी के रूप में पहचानना भाषा के उस अत्यंत गहरे मूल की ओर इशारा करता है, जहां से इस पूरी व्यवस्था का जन्म हुआ। भाषा के मूल स्वभावों का एक बिंदु है। भाषा के विषय में मूल सत्य है, और वो सत्य है भाषा प्रतीकात्मक है। प्रशासनिक और क्षेत्रीय भाषा की परिभाषाओं को दोहराते हुए अगली पंक्तियां हैं। राजभाषा का तात्पर्य है, अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा, और क्षेत्रीय बोली है, जिसका अर्थ है क्षेत्र की भाषा की वाचिक विशेषता है। संकेत भाषा को मान्यता देते हुए एक अहम तथ्य है, संकेत भाषा के संबंध में सत्य है, और वो ये है कि संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा को पूरी तरह से एक प्राकृतिक भाषा के रूप में स्वीकार करना एक बहुत ही समावेशी विचार है। बोलियों की विविधता पर एक तथ्य है, भाषा के बारे में सही है, और वो ये है कि एक भाषा की कई बोलियां होती हैं। अनुसूची का एक बार फिर उल्लेख है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं दर्ज हैं, और संख्या है 22 भाषाएं। ऐतिहासिक भाषाओं के क्रम में अगला बिंदु है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और उसका नाम है प्राकृत। प्राकृत जैसी मध्यकालीन आर्य भाषाओं ने ही आधुनिक भाषाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। हिंदी के भौगोलिक विस्तार को दर्शाते हुए एक पंक्ति है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, और वो देश है मॉरिशस। सामाजिक स्तर पर बोली की परिभाषा है। सामाजिक बोली को परिभाषित करता है जो है व्यक्तियों के समूह अथवा समुदाय की भाषा की वाचिक विशेषताएं। संकेत भाषा की व्याकरणिक मान्यता पर पंक्ति है, संकेत भाषा है और इसे माना गया है व्याकरण के साथ एक स्वाभाविक भाषा। भाषा जानने वालों के लिए शब्द है, जो लोग अनेक भाषाएं जानते हैं उन्हें कहते हैं, अर्थात बहुभाषी। मॉरिशस का यह उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भाषा की भौगोलिक सीमाएं कितनी विस्तृत हो सकती हैं। हिंदी भाषा के मानकीकरण के ऐतिहासिक प्रयासों पर अगला बिंदु है। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास इस पत्रिका में किया गया, और उस पत्रिका का नाम है सरस्वती। लिपियों के वैज्ञानिक आधार पर पंक्ति है, संस्कृत ध्वनियों के वैज्ञानिक आधार पर वर्गीकृत है, और वह लिपि है देवनागरी वर्णमाला। मानकीकरण की आधिकारिक संस्था का नाम है, हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को जाना जाता है, और वो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। सरस्वती पत्रिका और केंद्रीय हिंदी निदेशालय का यह योगदान हिंदी भाषा के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इंसानी भाषा के विकास के सिद्धांत पर एक पंक्ति है, इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाजों को पहचानने से शुरू हुआ। ये कथन है,
और इसे माना गया है सत्य। भाषाविदों के योगदान पर अगला तथ्य है, हिंदी को आर्य बोलचाल की महाभाषा कहा था, और ये कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन के ही एक आंकड़े के अनुसार, पंक्ति है, ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां हैं और ये विशाल संख्या है 544। 544 बोलियों का ये आंकड़ा भारत की भाषाई विविधता की बहुत ही भव्य तस्वीर प्रस्तुत करता है। भाषा की परिभाषा का एक और रूप यहाँ दिया गया है। भाषा से तात्पर्य है, और उत्तर है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करना। संवैधानिक अनुसूची का नाम स्पष्ट करते हुए पंक्ति है, भारतीय भाषाओं को संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है, और उत्तर है अष्टम। अब जो बिंदु आता है वो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। पंक्ति है, हिंदी वस्तुतः शब्द है, और इसका उत्तर है फारसी भाषा का। ये तथ्य स्पष्ट करता है कि हिंदी का अपना नाम स्वयं फारसी भाषा से आया है। ये वास्तव में एक अत्यंत शानदार तथ्य है। हिंदी शब्द की जड़ों का पारसी में होना उन भाषाओं के आपसी आदान प्रदान का सबसे सुंदर उदाहरण है। हिंदी के ऐतिहासिक उद्गम पर अगला बिंदु है, हिंदी की मूल उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी गई है, और इसका उत्तर है शौरसेनी। संविधान के दिशा निर्देशों पर पंक्ति है, संविधान के अनुच्छेद 351 में उल्लेख है, और उसमें है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अपभ्रंश की अंतिम अवस्था पर एक तथ्य है, हिंदी का दुर्बल अपभ्रंश की अंतिम अवस्था से स्वीकार करते हैं और उसे कहते हैं अवहट्ट। शौरसेनी अपभ्रंश से लेकर अवहट्ट तक की ये पूरी यात्रा हिंदी के क्रमिक विकास का एक पूरा मानचित्र हमारे सामने खोलकर रख देती है। बोलियों के साहित्य की प्राचीनता पर पंक्ति है, हिंदी बोलियों में बोली का साहित्य सबसे प्राचीन और रूपात्मक है, और वो बोली है राजस्थानी। राजस्थानी बोली का ये प्राचीन साहित्य हमारी भाषाई विरासत का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। स्रोत की 92वीं पंक्ति है, भाषा होती है, और इसका उत्तर है परिवर्तनशील। ये एक अटल सत्य है जो हर युग के लिए प्रासंगिक है। और स्रोत सामग्री का अंतिम और 93वां बिंदु है, हिंदी की लिपि है जो कि है देवनागरी। भाषा के प्रकार लिखा है, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। ये वाक्य है। जी बिल्कुल। इस पूरी पंक्ति को पढ़ने के बाद इसका जो उत्तर सामग्री में दिया गया है वो है संयुक्त वाक्य। इस वाक्य की गहराई में जाना बहुत आवश्यक है। सही बात है। यहां हम देखते हैं कि 3 अलग-अलग क्रियाएं संपन्न हो रही हैं। सबसे पहले राम का आना, उसके बाद उसका भाई से मिलना, और अंत में उसका तुरंत लौट जाना। ये तीनों ही अपने आप में स्वतंत्र उपवाक्य हैं। अच्छा, समझ गए। इन तीनों हिस्सों को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी जुड़ाव के कारण जहां स्वतंत्र उपवाक्य एक साथ आते हैं, यह एक संयुक्त वाक्य का रूप ले लेता है। यह व्याख्या बहुत ही तार्किक है। मतलब केवल उत्तर जान लेना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके पीछे का तंत्र समझना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। आपके स्पष्टीकरण से ये बात पूरी तरह से स्थापित हो जाती है कि और जैसे योजक शब्द किस प्रकार स्वतंत्र वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। यह पहला नियम मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। स्रोत सामग्री की अगली पंक्ति का आरंभ इस प्रकार होता है, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है कहलाता है। जी। इस कथन को पूरा करने के लिए जो उत्तर दिया गया है वो है विधेय। यह जानना बहुत ही रोचक है कि एक वाक्य के भीतर अलग अलग कार्यभार होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो उद्देश्य होता है, लेकिन उस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो पूरी जानकारी विधेय कहलाती है। ये वाक्य को 2 हिस्सों में बांटने का एक स्पष्ट तरीका है। ये एक बहुत ही सुंदर अवधारणा है। मैं इसे इस तरह से देख पा रही हूँ कि उद्देश्य किसी कहानी का मुख्य पात्र है और विधेय वो पूरी कहानी है जो उस पात्र के बारे में बताई जा रही है। एकदम सही। वाक्य के इन दोनों अंगों का ये भेद मेरी समझ में स्पष्ट रूप से आ गया है। अगला कथन हमें एक नया उदाहरण प्रदान करता है। मैं इसे स्रोत से पढ़ता हूँ। वह नदी में रोने लगा। वाक्य का प्रकार है, इस कथन का सीधा उत्तर दिया गया है, सरल वाक्य। अच्छा। इस उदाहरण की सरलता ही इसकी पहचान है। इस वाक्य में केवल एक ही मुख्य कार्य हो रहा है जो कि नदी में रोना है। जी बिल्कुल। इसमें कोई दूसरा उपवाक्य या योजक शब्द नहीं जुड़ा है। इसी एकाकी क्रिया और सीधे भाव के कारण इसे सरल वाक्य की श्रेणी में रखा गया है। उदाहरण पिछले संयुक्त वाक्य के बिल्कुल विपरीत है और इसीलिए इसे समझना आसान है। हाँ, सही कहा। बिना किसी घुमाव या जुड़ाव के अपनी बात को सीधे तौर पर कहने वाला ये ढांचा वास्तव में सरल वाक्य की परिभाषा को सिद्ध करता है। मैंने इस तथ्य को आत्मसात कर लिया है।
अब हम अगली पंक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्रोत सामग्री में ये बिंदु इस प्रकार लिखा है, मिश्र वाक्य हैं। जी। इसके उत्तर के रूप में जो सटीक उदाहरण दिया गया है वो है, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। इस वाक्य की बनावट पर गौर करना आवश्यक है। बिल्कुल। यहाँ अध्यापक देखते हैं एक हिस्सा है, लेकिन ये अपने आप में अधूरा लगता है। इसे पूरा करने के लिए कि छात्र पढ़ते हैं की आवश्यकता होती है। की शब्द यहाँ एक हिस्से को दूसरे पर निर्भर बना रहा है। इसी निर्भरता के कारण इसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण अंतर है। संयुक्त वाक्य में दोनों हिस्से आजाद थे, लेकिन इस मिश्र वाक्य में एक हिस्सा दूसरे के बिना अपना पूरा अर्थ नहीं दे सकता। एकदम सटीक। कि शब्द का ये जुड़ाव वाक्यों को आपस में गूंथ देता है। मैं इस संरचना को पूरी एकाग्रता के साथ याद रखूंगी। इसके बाद का कथन हमें एक अन्य प्रकार के वाक्य से परिचित कराता है। पंक्ति है, इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। इसका उत्तर स्रोत में बहुत ही सुंदर तरीके से दिया गया है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। जी हाँ। यह वाक्य किसी तथ्य या घटना की जानकारी नहीं दे रहा है, बल्कि ये बोलने वाले के मन की भावना या शुभकामना को प्रकट कर रहा है। इसी कारण से इसे इच्छावाचक वाक्य माना गया है। ये बात एकदम स्पष्ट हो गई है। भाषा केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारी भावनाओं और इच्छाओं को भी व्यक्त करती है। बिल्कुल सही। आपकी यात्रा मंगलमय हो जैसी शुभकामनाएं इसी इच्छावाचक श्रेणी में आती हैं। ये बहुत ही व्यवहारिक जानकारी है। हमारी सामग्री का अगला भाग वाक्यों के एक विशेष वर्गीकरण की बात करता है। पंक्ति इस प्रकार है, अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार हैं। इस कथन को पूरा करते हुए जो उत्तर दिया गया है वो है 8। जी। यह तथ्य हमें बताता है कि वाक्यों को केवल उनकी बनावट के आधार पर नहीं, बल्कि उनके द्वारा निकलने वाले अर्थ के आधार पर भी बांटा जाता है, और ऐसे कुल 8 प्रकार होते हैं। वाक्यों को उनके अर्थ के आधार पर 8 अलग-अलग श्रेणियों में बांटना भाषा की व्यापकता को दर्शाता है। हाँ, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी है, जिसे मैंने अपने अध्ययन में दर्ज कर लिया है। अगला कथन हमें वाक्य की मूल अवधारणा से अवगत कराता है। पंक्ति है, वाक्य है, और इसका जो उत्तर दिया गया है वो इस प्रकार है, विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह। बिल्कुल। यह परिभाषा बहुत ही गहरी है। शब्दों का कोई भी समूह वाक्य नहीं बन सकता। उसे वाक्य कहलाने के लिए उस विचार को पूरी तरह से स्पष्ट करना होगा जो वक्ता कहना चाहता है। पूर्णता ही वाक्य की आत्मा है। यह परिभाषा शब्दों और वाक्यों के बीच का अंतर स्पष्ट कर देती है। विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति के बिना शब्दों का समूह अर्थहीन है। एकदम सही बात है। विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह ही वाक्य कहलाता है। ये मैंने पूरी तरह से समझ लिया है। आगे बढ़ते हुए स्रोत में एक और रोचक उदाहरण दिया गया है। पंक्ति इस प्रकार है, तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर न दी। ये वाक्य है। इस पंक्ति का उत्तर है संकेतार्थक। जी। इस वाक्य में सीधा सीधा कोई आदेश या सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि इसमें एक छुपा हुआ भाव या संकेत है। यह वाक्य एक प्रकार की शिकायत या आश्चर्य की ओर संकेत कर रहा है। इसी विशिष्ट गुण के कारण इसे संकेतार्थक वाक्य की श्रेणी में आंका गया है। इस वाक्य का भाव वास्तव में बहुत गहरा है। इसमें केवल शब्दों का अर्थ नहीं है, बल्कि एक संकेत छिपा है जो श्रोता को एक विशेष संदेश दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। संकेतार्थक वाक्य की यह प्रकृति मुझे बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ आ गई है। इसके बाद की पंक्ति फिर से एक महत्वपूर्ण परिभाषा को दोहराती है, जो हमारे अध्ययन को और मजबूत करती है। पंक्ति है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं। इसका उत्तर है वाक्य। जी। यह तथ्य पिछले कथन के समान ही एक गहरी समझ विकसित करता है और इस बात पर बल देता है कि मानव संचार की सबसे मजबूत इकाई वाक्य ही है। किसी भी परिभाषा का दोहराव उसकी महत्ता को सिद्ध करता है। विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। इस जानकारी को मैंने और भी दृढ़ता से स्थापित कर लिया है। अगली पंक्ति में एक और उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। पंक्ति है, मैंने सुना है कि कल वर्षा होगी। वाक्य है, इस कथन का स्पष्ट उत्तर दिया गया है, मिश्र वाक्य। बिल्कुल। यह उदाहरण पहले चर्चा किए गए कि शब्द वाले नियम को पुनः पुष्ट करता है। मैंने सुना है अपने आप में एक अधूरा विचार है जो कि कल वर्षा होगी पर आश्रित है। यही आश्रित प्रकृति इसे मिश्र वाक्य बनाती है। यह पुनरावृत्ति सीखने के लिए बहुत अच्छी है। एक बार फिर कि शब्द ने 2 उपवाक्यों को इस तरह जोड़ा है कि एक दूसरे पर निर्भर हो गया है। हाँ, सही कहा। मिश्र वाक्य का यह तंत्र अब मेरे लिए पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। अब हम अगले रोचक कथन की ओर बढ़ते हैं,
स्रोत के अनुसार पंक्ति यह है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता। ये वाक्य है और इसका सटीक उत्तर दिया गया है संकेतवाचक। जी। यहाँ एक स्थिति का दूसरी स्थिति पर प्रभाव दिखाया गया है। यदि पहली घटना नहीं होती तो दूसरी घटना घटित हो जाती। ये तो एक शर्त या संकेत का निर्माण कर रहा है। इसी कारण यह संकेतवाचक वाक्य है। ये शर्त वाला ढांचा बहुत ही दिलचस्प है। एक क्रिया का दूसरे क्रिया पर निर्भर होना और उसे एक संकेत के रूप में प्रस्तुत करना संकेतवाचक वाक्य की पहचान है। एकदम सही। मैं इस जानकारी को पूरी तरह से समझ गई हूँ। अगले बिंदु की ओर अग्रसर होते हैं। यह कथन कहता है, जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं। इसका अत्यंत सटीक उत्तर स्रोत में दिया गया है, उद्देश्य। अच्छा। हमने पहले विधेय को समझा था और अब ये उद्देश्य की आधिकारिक परिभाषा है। वाक्य में चर्चा का जो मुख्य केंद्र होता है वही उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य और विधेय के इस पूरे चक्र को समझना बहुत संतोषजनक है। जिसके बारे में बात हो रही है वो उद्देश्य है और जो बात हो रही है वो विधेय है। जी। यह अवधारणा पूरी तरह से मेरी पकड़ में आ गई है। अगली पंक्ति एक बहुत ही छोटा लेकिन शक्तिशाली वाक्य प्रस्तुत करती है। कथन है, कृपया जाएं। ये वाक्य है। इसका सीधा सा उत्तर है आज्ञावाचक। जी बिल्कुल। यद्यपि इसमें कृपया शब्द का प्रयोग हुआ है जो विनम्रता दर्शाता है, लेकिन इसका मूल कार्य एक निर्देश या आज्ञा देना है। इसी वजह से इसे आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत रखा गया है। यह समझना बहुत जरूरी है कि आज्ञा हमेशा कठोर शब्दों में नहीं होती। विनम्रता के साथ दिया गया निर्देश भी आज्ञावाचक वाक्य ही होता है। बिल्कुल सही। कृपया जाएं इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये मैं समझ गई। आगे की पंक्ति इस प्रकार है, स्रोत का कथन कहता है, मैं सुबह घूमने जाता हूं। इस वाक्य के प्रकार का उत्तर दिया गया है विधानार्थक वाक्य। जी। ये वाक्य एक बहुत ही सामान्य जानकारी या एक दैनिक दिनचर्या को सीधे तौर पर बता रहा है। जहां किसी बात के होने या किसी सामान्य स्थिति का बोध होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। सामान्य सूचना देने वाले वाक्यों का ये प्रकार बहुत ही बुनियादी है। मैं सुबह घूमने जाता हूँ एक सीधी जानकारी है, इसलिए ये विधानार्थक वाक्य है। हाँ, मैंने इस तथ्य को अच्छे से समझ लिया है। अगला कथन है, स्रोत में लिखा है, राम ने कहा गाड़ी पटरी गई। इस पूरे वाक्य का प्रकार बताते हुए उत्तर दिया गया है, सरल वाक्य है। बिल्कुल। इस वाक्य में वक्ता द्वारा कही गई बात को सीधे उद्धृत किया गया है। इसमें किसी जटिल योजक या निर्भर उपवाक्य का ऐसा जाल नहीं है जो इसे मिश्रित या संयुक्त बनाए। ये एक सीधा और सरल संप्रेषण है। किसी की कही हुई बात को बिना जटिलता के प्रस्तुत करना इस वाक्य को सरल बनाता है। राम ने कहा गाड़ी पटरी गई। ये सरल वाक्य का एक बहुत ही व्यावहारिक रूप है। अगली पंक्ति थोड़ी अलग और विस्तृत जानकारी देती है। कथन है, इस वाक्य में अज्ञार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है और यहाँ कोष्ठक में विषय लिखा है और वो वाक्य है, सभी को उपकारिता की भावना रखनी चाहिए। जी। यहाँ चाहिए शब्द का प्रयोग एक नैतिक कर्तव्य या एक सामान्य सलाह को दर्शा रहा है। यही वो विशिष्ट भावना है जिसे अज्ञार्थ या विषय वृत्ति के रूप में पहचाना जाता है। वाक्यों में केवल प्रकार ही नहीं बल्कि वृत्ति या मूड भी होता है। सभी को उपकारिता की भावना रखनी चाहिए में जो नैतिक उपदेश का भाव है वो अज्ञार्थ वृत्ति को बहुत अच्छे से समझाता है। बिल्कुल। मैं इसे ध्यान में रखूंगी। अगला कथन एक विशेष वाक्य की संरचना पर आधारित है। पंक्ति है, श्री सोहन लाल वरिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं। वाक्य में संयोजक शब्द के प्रयोग वाला वाक्य है। अच्छा। इसका उत्तर बिल्कुल इसी वाक्य के रूप में दिया गया है। श्री सोहन लाल वरिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं। स्रोत सामग्री इस वाक्य को एक संयोजक ढांचे के भीतर प्रस्तुत करती है जो विभिन्न पदों को एक साथ जोड़कर एक पूर्ण अर्थ दे रहा है। स्रोत सामग्री के अनुसार इस वाक्य का स्वरूप और इसकी संयोजक प्रकृति मेरी समझ में आ गई है। मैंने इस जानकारी को उसी रूप में ग्रहण कर लिया है जैसा यहाँ बताया गया है। वाक्यों की संरचना को समझने के बाद अब हमारी स्रोत सामग्री का अगला भाग एक नई दिशा में जाता है, जो है विराम चिन्ह। अगली पंक्ति कहती है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जी। इसका उत्तर है लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। जब हम किसी बड़े शब्द को छोटा करके लिखते हैं तो इस विशेष चिन्ह का प्रयोग उस शब्द की पहचान को बनाए रखने के लिए किया जाता है। वाक्यों को भाव देने के लिए विराम चिन्हों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है।
बड़े अंश को संक्षिप्त करने वाले इस लाघव चिन्ह की उपयोगिता मुझे भली भांति समझ आ गई है। हमारा अगला कथन एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत करता है। स्रोत सामग्री में ये पंक्ति इस प्रकार लिखी गई है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। इस कथन के आगे इसका उत्तर दिया गया है, जो इस प्रकार है, छी, तुमने खाना ही डंडी दिया। जी बिल्कुल। यहाँ छे के बाद जो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है वो घृणा या तिरस्कार के भाव को अत्यंत प्रबलता से दर्शा रहा है। सही जगह पर लगा यह चिन्ह वाक्य के पूरे सुर को तय कर देता है। बिना उस चिन्ह के छी शब्द अपना वह प्रभाव नहीं छोड़ पाता। विराम चिन्हों के सही प्रयोग वाला यह वाक्य इस बात का प्रमाण है कि भावनाएं कैसे कागज पर उतारी जाती हैं। अब हम अगले विस्तृत कथन पर आ गए हैं। मैं इसे स्रोत सामग्री के अनुसार पूरा पढ़ रहा हूँ। भाषा की कक्षा में विराम चिन्हों के उपयुक्त प्रयोग के उद्देश्य को लेकर शिक्षण हो रहा था। प्रदत्त कार्य इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है। जी। इस विस्तृत स्थिति को समझाने के बाद इसका उत्तर ये दिया गया है, विद्यार्थियों को निम्नलिखित में विराम चिन्ह लगाने के लिए कहें और वो वाक्य यह है, मेरे और अध्यापक खाना बहुत पसंद है, वह बहन और इस तरह की और भी बहुत सी चीजें खाना पसंद करता है। बिल्कुल। ये पूरा कथन स्पष्ट करता है कि बिना विराम चिन्ह के एक वाक्य कितना भ्रमित करने वाला हो सकता है और उसे सुधारने का ये प्रदत्त कार्य शिक्षण के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये स्थिति बहुत ही वास्तविक लगती है। उस उलझे हुए वाक्य को देखकर ही समझ आ जाता है कि बिना सही जगह रुके या बिना सही चिन्ह के वाक्य का अर्थ पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। एकदम सही। शिक्षण के इस उद्देश्य को मैंने अच्छे से समझ लिया है। अगला कथन इस प्रकार है, साको एक महावाक्य है। इसके बाद लिखा गया है, इसमें 2 विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। जी। और इसके उत्तर के रूप में उन 2 चिन्हों के नाम दिए गए हैं, जो हैं पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। किसी विशेष शब्द या महावाक्य को दर्शाने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है और वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम लगता है। इन दोनों का साथ आना इस महावाक्य की पहचान को सुरक्षित करता है। सघे को महावाक्य में उद्धरण चिन्ह उसे अलग पहचान दे रहा है और पूर्ण विराम उसे ठहराव दे रहा है। इन दोनों विराम चिन्हों की उपस्थिति और उनका कार्य मेरी समझ में पूरी तरह से आ गया है। इसके बाद की पंक्ति चिन्ह के एक नए और आधुनिक प्रयोग को दर्शाती है। कथन है, समय एवं स्थान की बचत के आधार पर अब यह चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अच्छा। और कोष्टक में इसका उत्तर दिया गया है, जो कि बिंदु का निशान है। खड़ी पाई वाले पारंपरिक पूर्ण विराम के स्थान पर अब इस बिंदु का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इसे लिखना तेज है और यह कम जगह घेरता है। समय और स्थान की बचत का यह तर्क बहुत ही व्यावहारिक है। पूर्ण विराम के लिए बिंदु चिन्ह के प्रयोग की ये आधुनिक जानकारी मैंने ग्रहण कर ली है और इसे याद रखूंगी। अगला कथन हमें एक अन्य चिन्ह का स्वरूप बताता है। पंक्ति है, अर्धविराम का चिन्ह है और इसका उत्तर कोष्टक में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है। जी। पूर्ण विराम से थोड़ा कम लेकिन अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकने के लिए इस अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्यों के बीच एक विशेष प्रकार का संतुलन बनाता है। वाक्यों में ठहराव के अलग अलग स्तर होते हैं। अर्धविराम का चिन्ह उस मध्यम ठहराव को दर्शाता है। ये बहुत ही स्पष्ट जानकारी है जिसे मैंने अपनी समझ में शामिल कर लिया है। आगे की पंक्ति इस प्रकार है, वाक्य में एक ही प्रकार के पद या पदबंधों को पृथक दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर है अल्प विराम। बिल्कुल। जब एक वाक्य में कई नाम, वस्तुएं या गुण एक साथ आते हैं तो उन्हें एक दूसरे से अलग करने और वाक्य को साफ सुथरा रखने के लिए इस अल्प विराम का प्रयोग अत्यंत आवश्यक हो जाता है। चीजों को आपस में मिलने से रोकने के लिए अल्प विराम का ये उपयोग बहुत ही तार्किक है। एक ही प्रकार के पदों को पृथक करने का यह नियम पूरी तरह से स्पष्ट है। अगला कथन एक विशिष्ट चिन्ह के उच्चारण के बारे में बात करता है। पंक्ति है, इस चिन्ह का उच्चारण होता है। इसका सटीक उत्तर दिया गया है नाक से। अच्छा। ये एक बहुत ही बारीक भाषाई नियम है जहां ये बिंदु ध्वनि के प्रवाह को बदल देता है और उसका उच्चारण नासिका के माध्यम से होने लगता है। ये ध्वनि विज्ञान का एक शानदार हिस्सा है। इस विशिष्ट चिन्ह का उच्चारण नाक से होता है। ये ज्ञान भाषा की शुद्धता को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है और मैंने इसे भली भांति समझ लिया है। इसके बाद का कथन एक और सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य प्रस्तुत करता है। पंक्ति है, सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य है। इसका उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी बिल्कुल। यहाँ अल्पविराम और दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल सटीक है। किसी महान व्यक्तित्व के कथन को बिल्कुल उनके शब्दों में प्रस्तुत करने के लिए ये चिन्ह अनिवार्य हैं। ऐतिहासिक कथनों की गरिमा बनाए रखने के लिए सही चिन्हों का होना आवश्यक है। इस वाक्य में उद्धरण चिन्हों का सटीक प्रयोग इस बात को सिद्ध करता है। मैं इस पूरे वाक्य की संरचना को ध्यान में रखूंगी।
अगली पंक्ति विराम चिन्हों के मूल के विषय में एक बड़ी जानकारी देती है। कथन है, हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह भाषा के हैं। इसका उत्तर है अंग्रेजी। जी। यह तथ्य दर्शाता है कि भाषाएं किस प्रकार एक दूसरे से सीखती हैं। अपनी अभिव्यक्ति को अधिक स्पष्ट करने के लिए हिंदी ने पूर्ण विराम को छोड़कर बाकी सभी चिन्ह अंग्रेजी भाषा से अपना लिए हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। भाषाओं का यह आदान प्रदान ज्ञान को बढ़ाता है। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष सभी चिन्ह अंग्रेजी भाषा के हैं। इस ऐतिहासिक जानकारी को मैंने अच्छे से याद कर लिया है। अगला कथन हमें विराम चिन्हों के प्रयोग का मुख्य कारण बताता है। पंक्ति है, विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। इसका उत्तर दिया गया है भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए। बिल्कुल। यही वह मूल सिद्धांत है जिस पर पूरा विराम चिन्ह विज्ञान आधारित है। वक्ता अपनी भावनाओं को उसी रूप में श्रोता तक पहुंचा सके, इसके लिए इन चिन्हों का सही स्थान पर होना सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये पंक्ति अब तक की चर्चा का सार प्रतीत होती है। केवल नियम नहीं, बल्कि भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता ही विराम चिन्हों का अंतिम लक्ष्य है। यह एकदम तार्किक है और मैंने इसे पूरी तरह से समझ लिया है। इसके बाद की पंक्ति है, पूर्ण विराम का अर्थ है। इस कथन का बहुत ही सीधा और स्पष्ट उत्तर दिया गया है, पूरी तरह रुकना। जी। यह सबसे बुनियादी चिन्ह है जो बताता है कि एक विचार अब पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है और वक्ता या लेखक अब पूरी तरह रुक गया है। एक विचार की पूर्ण समाप्ति को पूरी तरह रुकने के इस भाव से बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। पूर्ण विराम का ये शाब्दिक अर्थ मेरी समझ में पूरी तरह आ गया है। वाक्यों और विराम चिन्हों की इस यात्रा के बाद हमारा अगला कथन शुद्ध वर्तनी की ओर मुड़ता है। पंक्ति है, शुद्ध वाक्य है। इसका उत्तर है, मुझे केवल 10 रुपए चाहिए। अच्छा। स्रोत के अनुसार यह वाक्य शुद्धता का एक पैमाना है। इसमें शब्दों का क्रम और व्याकरण का प्रयोग बिल्कुल सटीक और मानक नियमों के अनुरूप है। भाषा में शुद्धता का महत्व सर्वोपरि है। मुझे केवल 10 रुपए चाहिए वाक्य अपनी बनावट में पूरी तरह शुद्ध है। मैं इस वाक्य की शुद्धता के मानक को ध्यान में रखूंगी। अगला कथन कहता है, हलंत का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर है, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए। जी बिल्कुल। हम जानते हैं कि व्यंजन में स्वर शामिल होते हैं, लेकिन जब हमें किसी व्यंजन का आधा या बिना स्वर का रूप दिखाना होता है तो उसके नीचे यह छोटी सी तिरछी रेखा यानी हलंत लगाया जाता है। ये वर्तनी का एक बहुत ही तकनीकी नियम है। व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए हलंत का ये प्रयोग भाषा की स्पष्टता को बढ़ाता है। ये जानकारी मैंने अपने पास संचित कर ली है। इसके बाद का कथन एक और शुद्ध वाक्य प्रस्तुत करता है। पंक्ति है, शुद्ध वाक्य है। इसका उत्तर है, यह गाय का शुद्ध दूध है। जी। यह भी शुद्ध वाक्य का एक सटीक उदाहरण है, जहां विशेषण और संज्ञा का संबंध बिना किसी भ्रम के सही स्थान पर रखा गया है, जिससे अर्थ में कोई अशुद्धि नहीं आती। शब्दों के सही स्थान पर होने से वाक्य में जो शुद्धता आती है वो इस उदाहरण में स्पष्ट दिखती है। ये गाय का शुद्ध दूध है, एक शुद्ध वाक्य है। इसे मैंने अच्छे से समझ लिया है। अब हम अपनी इस स्रोत सामग्री के बिल्कुल अंतिम कथन पर पहुंच गए हैं। यह पंक्ति इस प्रकार है, शुद्ध एवं मानक रूप है। इसका उत्तर दिया गया है चित्र। बिल्कुल। इस प्रकार यह शब्द अपने शुद्ध एवं मानक रूप में प्रस्तुत है। इसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची, एकार्थक, अनेकार्थक शब्द, इसके अलावा शब्दों के स्रोत जैसे तद्भव, तत्सम और देशज, विदेशज, और साथ ही वाक्यांश के लिए एक शब्द से जुड़े 75 से अधिक विशिष्ट तथ्य मौजूद हैं। तो हमारा उद्देश्य इस स्रोत को बिल्कुल उसी क्रम में गहराई से समझना है जैसे यह हमारे सामने रखा गया है। तो इस वीडियो को लाइक करें। स्रोत में जो सबसे पहली जानकारी दी गई है वो विलोम शब्दों से संबंधित है। इसमें पहला तथ्य लिखा है, परिसीमन का विलोम है, और इसका सटीक उत्तर दिया गया है असीमन। जी, ये एकदम स्पष्ट शुरुआत है। बिल्कुल, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। स्रोत का दूसरा प्रश्न है, संतोष का विलोम शब्द है, और इसका उत्तर है असंतोष। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे मूल शब्द की शुरुआत में केवल एक अक्षर जोड़ देने से मतलब उसका अर्थ पूरी तरह से उलट जाता है। सही कहा, ये भाषा की सरलता को दिखाता है। अब तीसरे तथ्य पर आते हैं। यहाँ स्रोत कहता है अवर शब्द का विलोम है, और इसका उत्तर बताया गया है प्रवर। अवर और प्रवर। जी, और अब यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके ठीक बाद जो चौथा प्रश्न है वो है प्रवर का विलोम शब्द है, और इसका उत्तर है अवर। अगर हम स्रोत की इस व्यवस्था को देखें
तो ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे पहले अवर का विलोम प्रवर बताया गया है और फिर तुरंत उसे पलटकर प्रवर का विलोम अवर स्पष्ट कर दिया गया है। अरे वाह! एक विद्यार्थी के नजरिए से देखा जाए तो एक ही जोड़े को दोनों तरफ से स्थापित करने की यह जो तकनीक श्रोत ने अपनाई है, वो चीजों को स्मृति में पक्का करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। एकदम सही। चलिए अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। 5वां प्रश्न है समास का विलोम है और इसका उत्तर है व्यास। समास का व्यास। अब छठे तथ्य पर ध्यान दीजिए जो थोड़ा अलग है। इसमें लिखा है शब्द रचना विधि के आधार पर 4 विधियां हैं और ये 4 विधियां बताई गई हैं: उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। ये एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव है। मतलब हम लगातार विलोम शब्दों की एक सूची का अध्ययन कर रहे थे और उस सूची के बिल्कुल बीच में अचानक से शब्द रचना की इन 4 विधियों की जानकारी आना, ये सच में ध्यान खींचता है। हाँ, ये स्रोत की विविधता को दिखाता है। अब इस बदलाव के बाद स्रोत फिर से अपने पिछले स्वरूप में लौटता है। 7वां प्रश्न है अतिथि शब्द का विलोम और इसका उत्तर है आतिथेय। आतिथेय, अच्छा। 8वां प्रश्न दिया गया है प्रारंभ का विलोम है जिसका उत्तर है अनारंभ। जी। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है ऋजु का विलोम है और इसका उत्तर है वक्र। ऋजु और वक्र। अब 10वां तथ्य प्रश्न पूछने के एक थोड़े अलग तरीके को सामने लाता है। इसमें दिया गया है विलोम शब्द की दृष्टि से संगत है और जो संगत जोड़ा स्रोत में दिया गया है वो है वैरास्य और सौमनस्य। यहां संगत का मतलब है कि ये जोड़ा व्याकरणिक रूप से बिल्कुल सही है। संगत जोड़ा, ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है इष्ट शब्द का विलोम बताइए और इसका सही उत्तर दिया गया है अनिष्ट। इष्ट का अनिष्ट। 12वां प्रश्न कहता है उत्तम शब्द का विपरीतार्थक है और इसका उत्तर है अधम। 13वां है अनिवार्य का विलोम शब्द है और इसका उत्तर है ऐच्छिक। ऐच्छिक, जी। अब इस 14वें तथ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें लिखा है विलोम की दृष्टि से असंगत है और इसका जोड़ा दिया गया है निष्कर्म और शूरवीर। अच्छा, तो ये असंगत है। हाँ, यहाँ ये बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि कैसे श्रोत ने 10वें तथ्य में वैरस्य सौमन्यस्य को एक पूरी तरह से सही और संगत जोड़ा माना था, जबकि यहाँ निष्कर्म शूरवीर को पूरी तरह असंगत बताया है। यह अंतर दिखाता है कि शब्दों का सही मिलान कितना अहम होता है। बिल्कुल, मतलब संगत और असंगत जोड़ों के बीच का ये जो फर्क है वही तो भाषा की वास्तविक समझ को मापता है। सही कहा। चलिए 15वें तथ्य पर बढ़ते हैं। प्रश्न है मुख्य शब्द का विलोम है जिसका उत्तर है गौण। मुख्य और गौण। 16वां प्रश्न है आर्द्र का विलोम शब्द और इसका उत्तर दिया गया है शुष्क। 17वां है आजीविका का विलोमार्थी होगा और इसका उत्तर है निरोजगार। आजीविका का निरोजगार। 18वां तथ्य है अंकुश शब्द का विलोम शब्द है और स्रोत के अनुसार इसका उत्तर है बाधा। अंकुश और बाधा, जी। 19वां प्रश्न है अशु का विलोम शब्द है और इसका उत्तर दिया गया है इति। अशु का इति। 20वां प्रश्न है सुलभ का विपरीतार्थक है और इसका उत्तर है दुर्लभ, जी। 21वां प्रश्न कहता है ओजस्वी का विलोमार्थी होगा जिसका उत्तर है निर्बल। निर्बल। 22वां तथ्य है जंगम का विलोम है और उत्तर है स्थावर। जंगम और स्थावर। और अब 23वां तथ्य फिर से एक खाली स्थान भरने जैसा प्रारूप सामने लाता है। यह वाक्य है प्रयोग की दृष्टि से शब्द और फिर आगे है प्रकार के हैं। इसका उत्तर दिया गया है 2। अरे, फिर से वही दिलचस्प बात देखने को मिली। मतलब विलोम शब्दों की इस लंबी सूची के बीच में अचानक से प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार बताने वाला ये तथ्य एकदम अलग से उभर कर सामने आया है। जी, ये स्रोत की संरचना का एक अनूठा हिस्सा है। अब 24वें तथ्य से स्रोत एक नई दिशा में मुड़ता है और पर्यायवाची शब्दों का हिस्सा शुरू होता है। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है धूसर शब्द का पर्याय है जिसका उत्तर है गदंश। गदंश। 25वां प्रश्न है कानन का पर्यायवाची शब्द है और उत्तर है वन, जी वन। 26वां प्रश्न है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। यहां हम शब्दों की ध्वनि को स्पष्ट करने के लिए थोड़ा ठहराव लेंगे। इसके उत्तर हैं शशि, इंदु और रजनीपति। इन बहुपर्यायवाची शब्दों को इस तरह ठहराव लेकर सुनना सच में फायदेमंद है। इससे एक एक शब्द दिमाग में बैठ जाता है। बिल्कुल। 27वां प्रश्न है ललना पर्याय है और इसका उत्तर है स्त्री का। ललना, ठीक है। अब जो 28वां तथ्य है वो बहुत ही खास है। इसमें लिखा है कलश और कुलिश शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ है और इसका उत्तर है घड़ा
और वज्र। घड़ा और वज्र। हाँ, अगर हम केवल स्रोत के आधार पर इसका विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि कलश और कुलिश दोनों शब्द दिखने में और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ देखिए। एक का अर्थ है घड़ा और दूसरे का अर्थ है वज्र। ये अर्थ एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। यही शब्द युग्मों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। ये तो शब्दों का वो जाल है जहां जरा सी चूक से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। एकदम सही। 29वां प्रश्न देखते हैं। धूमकेतु का पर्यायवाची है और इसका उत्तर दिया गया है अग्नि। ओह, ये तथ्य सचमुच आश्चर्यचकित करने वाला है। मतलब आमतौर पे जब हम धूमकेतु सुनते हैं तो उसका संबंध आसमान से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ स्रोत में इसका पर्यायवाची स्पष्ट रूप से अग्नि बताया गया है, जो बिल्कुल अलग महसूस होता है। जी, स्रोत में दर्ज हर तथ्य अपने आप में एक नई जानकारी है। 30वां प्रश्न है। अकाल का पर्यायवाची है और उत्तर है दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष। 31वां है। नदी का पर्यायवाची है, जिसका उत्तर है सरिता। सरिता जी। 32वां प्रश्न है। कंटोर के लिए समानार्थी शब्द है और इसका उत्तर है परख। परख। 33वां दिया गया है। झपट का समानार्थी है, जिसका उत्तर है छीनना। झपट का छीनना। 34वां है। सभी एवं समस्त का समानार्थी शब्द है और इसका उत्तर दिया गया है अखिल। अखिल। 35वां प्रश्न है। रात्रि के पर्याय शब्द हैं। यहाँ फिर से हम इन बहुपर्यायवाची शब्दों के लिए थोड़ा ठहराव लेंगे। ये शब्द हैं शर्वरी, रैन और विभावरी। शर्वरी, रैन और विभावरी। 36वां तथ्य है। केतु का पर्यायवाची शब्द है और इसका उत्तर है झंडा। अरे वाह! धूमकेतु वाले तथ्य की तरह ये जानकारी भी काफी चौंकाने वाली है। केतु का पर्याय झंडा होना हमारी रोजमर्रा की बोलचाल से काफी अलग है। बिल्कुल। अब इस हिस्से का आखिरी यानी 37वां प्रश्न है। जीवन का सही अनेकार्थी शब्द है और इसका उत्तर है जिंदगी। जिंदगी। अब 38वें तथ्य से स्रोत अनेकार्थक शब्दों यानी ऐसे शब्दों की चर्चा की ओर मुड़ता है जिनके अर्थ एक से ज्यादा होते हैं। इसका पहला प्रश्न है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं, और इसका उत्तर है अनेकार्थक शब्द। सीधी सी परिभाषा है। 39वां तथ्य है, भाषा संबंधी भूल को कहते हैं, जिसका उत्तर है त्रुटि। जिम, त्रुटि। 40वां दिया गया है, अकिंचन का अर्थ है और इसका उत्तर है जिसके पास कुछ ना हो। अब 41वें जोड़े पर ध्यान दीजिए। प्रश्न है, पथ और पथ्य युग्म का अर्थ है और उत्तर है रास्ता और रोगी का भोजन। अरे वाह! ये भाषा की बारीकी का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। अगर ध्यान से देखें कि कैसे केवल एक मात्रा और एक अक्षर के जुड़ने से रास्ता जैसा शब्द सीधे रोगी के भोजन में बदल जाता है, ये कमाल का है। जी, आगे बढ़ते हैं। 42वां तथ्य है, उच्चारण शब्द का सही अर्थ है और उत्तर है ध्वनि। ध्वनि, ठीक है। अंबर का अनेकार्थक शब्द है और इसके दो अर्थ दिए गए हैं, आकाश, कपड़ा। आकाश और कपड़ा। 44वां है, सूचक का समानार्थी शब्द है, जिसका उत्तर है घोषक। हाँ। और अब 45वां वाक्य आता है जो पिछले अंबर वाले तथ्य से जुड़ा है। प्रश्न है, उसका अंबर फट गया में अंबर का अर्थ है और इसका उत्तर है कपड़ा। अच्छा। जी, यहाँ एक सीधा संबंध स्थापित करना जरूरी है। हमने अभी स्रोत में ही पढ़ा था कि अंबर के दो अर्थ होते हैं, आकाश और कपड़ा। लेकिन जब स्रोत ने एक पूरा वाक्य दिया कि उसका अंबर फट गया, तो उसने ये स्पष्ट कर दिया कि इस विशेष वाक्य के ढांचे में अंबर का अर्थ आकाश नहीं बल्कि केवल कपड़ा ही निकलेगा। ये पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि कैसे एक वाक्य की बनावट, मतलब एक अनेकार्थक शब्द के सही अर्थ को खुद ही तय कर देती है। बिल्कुल। चलिए 46वां देखते हैं। तुरंग शब्द का अर्थ है और उत्तर है घोड़ा। तुरंग यानी घोड़ा। अब 47वें तथ्य से हम स्रोत के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो शब्दों के स्रोत और उनकी उत्पत्ति से जुड़ा है, यानी तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द। इसमें प्रश्न है, सुई का तत्सम रूप है और इसका उत्तर है सूची। सूची। 48वां प्रश्न है, लज्जा शब्द है जिसका उत्तर है तत्सम। तत्सम, जी। 49वां है, आग का तत्सम है और इसका उत्तर है अग्नि। अग्नि। 50वां दिया गया है, बौना का तत्सम है और उत्तर है वामन। 51वां तथ्य है, सूरज का तत्सम रूप है जिसका उत्तर है सूर्य। सूर्य। 52वां प्रश्न है, शब्द स्रोत के आधार पर कोना शब्द है और उत्तर है तद्भव। तो ये तद्भव है। अब 53वें तथ्य से यहाँ एक बदलाव आता है।
प्रश्न है, लेकिन इस भाषा का शब्द है, और इसका उत्तर है फारसी। पारसी। ये सचमुच ध्यान खींचता है। मतलब अभी तक हम पूरी तरह से संस्कृत से आए तत्सम और तद्भव शब्दों के प्रवाह में थे, और अब सीधे फारसी भाषा का शब्द आ गया। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हिंदी में कितनी अलग-अलग भाषाओं के शब्द शामिल हैं। एकदम सही। 54वां प्रश्न है, संकेत शब्द है, और इसका उत्तर है लाठीचार्ज। लाठीचार्ज, जी। 55वां एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरणिक अवधारणा है। प्रश्न है, तहसीलदार, जेलखाना, खून पसीना शब्द हैं, और इसका उत्तर दिया गया है संकर। संकर शब्द। हाँ, इस तथ्य को पढ़ते समय संकर शब्द की अवधारणा को स्रोत के इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से समझना बहुत जरूरी है। स्रोत ने जो शब्द दिए हैं, तहसीलदार, जेलखाना, खून पसीना, ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि जब अलग अलग भाषाओं या अलग अलग स्रोतों के शब्द आपस में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, तो उस नए बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है ये। आगे बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न है, कमीज इस भाषा का शब्द है, और उत्तर है पुर्तगाली। पुर्तगाली। 9वां प्रश्न है, गमला इस भाषा का शब्द है, और इसका भी उत्तर है पुर्तगाली। अगर हम इन दोनों तथ्यों को एक साथ जोड़कर देखें, तो स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि कमीज और गमला दोनों ही असल में पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। कमीज और गमला। अब 58वें तथ्य से हम स्रोत के अंतिम और एक बहुत ही रोचक हिस्से में पहुंच गए हैं। यह हिस्सा वाक्यांश के लिए एक शब्द पर आधारित है। इसका प्रश्न है, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द है, और इसका उत्तर है स्वार्थी। स्वार्थी। 59वां प्रश्न है, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द, और इसका उत्तर है आधि भौतिक। जी, आधि भौतिक। 60वां प्रश्न है, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए उपयुक्त एक शब्द है, और उत्तर है गोधूली। एक विद्यार्थी के नजरिए से कहूं तो गोधूली सचमुच एक बहुत ही विशिष्ट और सुंदर शब्द है। संध्या और रात के बीच के उस पूरे लंबे समय काल और उस पूरी स्थिति को केवल एक छोटे से शब्द में समेट लेना, ये भाषा की असली ताकत को दिखाता है। जी, ये शब्दों की सघनता का बेहतरीन उदाहरण है। 61वां देखते हैं, युद्ध करने का इच्छुक के लिए उपयुक्त एक शब्द है, और इसका उत्तर है युयुत्सु। युयुत्सु। 62वां एक वाक्य दिया गया है, फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है। रेखांकित शब्द का समानार्थी, और यहाँ उत्तर दिया गया है अपव्यय। अपव्यय, ठीक है। 63वां प्रश्न कहता है, जिसे बुलाया न गया हो उसे कहते हैं, और उत्तर है अनाहूत। अनाहूत। 64वां है, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द, जिसका उत्तर है भूख। भूख, जी। 65वां प्रश्न है, जिसकी पूर्ति में कोई आशा न हो के लिए एक शब्द, और उत्तर है आशाहीन। 66वां पथ्य है, आयुष्मान का अर्थ है, और इसका उत्तर दिया गया है किसी विशेष पर लक्षित व्यक्ति। आयुष्मान। 67वां है, आगामी। आगामी का अर्थ है आगे आने वाला। यह शब्द कालवाचक के किस भेद का आशय है, और स्रोत के अनुसार इसका उत्तर है भविष्य में होने वाला। भविष्य में होने वाला, ठीक है। 68वां प्रश्न है, अपढ़ का शाब्दिक अर्थ है, और उत्तर है जो पढ़ा ना हो। 69वां तथ्य है, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द है, और इसका उत्तर है बड़वानल। बड़वानल। गोधूली वाले तथ्य की तरह ही बड़वानल भी अपनी तरह का एक बेहद अनूठा शब्द है। समुद्र की आग जैसे इतने विशाल और जटिल अर्थ को सिर्फ एक शब्द में पूरी तरह से बांध देना वाकई अद्भुत है। बिल्कुल। चलिए 70वां देखते हैं, पसीने से उत्पन्न जीवन, जिसका उत्तर है स्वेदज। स्वेदज, जी। 71वां प्रश्न है, जो टुकड़े टुकड़े हो गए हों उसे कहते हैं, और उत्तर है खंडित। खंडित। 72वां एक थोड़ा जटिल शब्द आता है। प्रश्न है, जिसका तुरंत उत्तर सूझ जाए उसे कहते हैं। इस शब्द का उच्चारण थोड़ा कठिन है, इसलिए इसे बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ना जरूरी है। उत्तर है प्रत्युत्पन्नमति। यह याद रहे, इसलिए स्रोत में दिए गए इसके अर्थ को दोहराते हैं। जिसका तुरंत उत्तर सूझ जाए उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। प्रत्युत्पन्नमति। 73वां है, घर बनाकर रहने वाले को कहते हैं, और उत्तर है गृहस्थ। गृहस्थ, जी। 74वां प्रश्न है, जिसकी बाह घुटनों तक हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इसका उत्तर है अजंग बाहु। यह भी एक ऐसा शब्द है जिसका उच्चारण बिल्कुल साफ होना चाहिए। स्रोत के अनुसार इसके अर्थ को भी एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अजंग बाहु का अर्थ है जिसकी बाह घुटनों तक हो।
अजंग बाहु। अब हम बिल्कुल अंत के करीब हैं। 75वां प्रश्न है, कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, जिसका उत्तर है जिज्ञासु। जिज्ञासु। को समान दृष्टि से देखने वाले को कहते हैं, और इसका उत्तर है समदर्शी। समदर्शी। तो इसी के साथ स्रोत में दी गई जानकारी का हमारा ये क्रमिक अध्ययन पूरा होता है। जी। अगर हम इस पूरी चर्चा का सार बहुत ही संक्षेप में प्रस्तुत करें, तो हमने देखा कि कैसे स्रोत की इन 76 पंक्तियों ने हमें एक दिशा में आगे बढ़ाया। बिल्कुल। हमने विलोम शब्दों से अपना सफर शुरू किया, फिर हम पर्यायवाची और समानार्थी शब्दों की बारीकियों से गुजरे। जी। इसके बाद हमने देखा कि कैसे एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ यानी अनेकार्थक अर्थ हो सकते हैं। हमने तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों के स्रोत को जाना, और अंत में लंबी लंबी बातों को एक शब्द में समेटने वाले हिस्से यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द तक का सफर तय किया। ये वाकई एक बहुत ही सुव्यवस्थित और क्रमिक अध्ययन रहा है। इसमें भाषा के अलग अलग व्याकरणिक पहलुओं को एक के बाद एक उसी क्रम में बहुत ही बारीकी से देखा गया है, जैसे वे स्रोत में रखे गए थे। बिल्कुल। अब इस चर्चा का अंत करने से पहले स्रोत में मिले कुछ तथ्यों के आधार पर एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हमने स्रोत से जाना कि कमीज और गमला पुर्तगाली शब्द हैं, और लेकिन फारसी भाषा का शब्द है। तो ये गहराई से सोचने वाली बात है कि क्या जब हम विदेशी शब्दों या संकर शब्दों को अपनी भाषा में अपनाते हैं, तो क्या हम अनजाने में उस संस्कृति के सोचने के तरीके को भी अपना रहे होते हैं? ये सचमुच सोचने पर मजबूर करने वाला बिंदु है कि शब्द सिर्फ एक अर्थ लेकर नहीं आते, बल्कि वे अपने साथ एक पूरी की पूरी संस्कृति और उसका इतिहास लेकर आते हैं। बिल्कुल सही। इसी विचार के साथ इस गहरी चर्चा को इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अध्ययन की इस व्याकरणिक यात्रा में शामिल होने वाले सभी सुनने वालों का हृदय से आभार। सीखने और समझने का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। नमस्कार।